क्लैट पीजी 2000 पेपर को एकदम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे कि जो पेपर था वो किस तरीके का था, डिफिकल्टी कैसी रही, क्या जो पैटर्न था वो एक्सपेक्टेड था, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे थी, किस तरीके के पैराग्राफ यहाँ पे पूछे गए थे, क्या कट ऑफ होने का चांस है, कौन कौन से पैराग्राफ कठिन थे, कौन से आसान थे, क्या क्वेश्चंस थे, किस तरीके का था, सारी बातें बहुत ही डिटेल में हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में जो भी आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा इस पेपर से जुड़ा हुआ, आपको कैसा फील हुआ, वो भी बात मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक सर्वे भी कंडक्ट कर रहे हैं जहां पे हम लोग आपसे चाहते हैं कि आप जो भी एक बार आपका जो आपके आंसर की है वो आने के बाद जो भी आपका स्कोर रहा, प्लीज उस सर्वे को जाके फिल करिए, ताकि जो आपका कट ऑफ रहता है वो हम लोग अच्छे से प्रेडिक्ट करके आपको एक एनालिसिस दे पाए कि आपको क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि कट ऑफ क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो प्लीज जो सर्वे नीचे दिया उसको फिल जरूर करिएगा, इस बीट को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं पेपर को। और जो सबसे पहली बात, आप पेपर को लेके, मैंने जो पर्सनली उस पेपर को खुद भी देखा, मुझे लगा कि पेपर काफी लेंदी है। अगर आप एक जनरल सेंस में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो पेपर है उसके अंदर जो पैटर्न होता है क्लैट का फॉर द पास्ट 3 to 4 या 5 ईयर्स क्या रहा है कि यार देखो, या तो स्टूडेंट्स 12-10 का आपका आता है जो कि 2020 के पेपर में और 23 के पेपर में आया था, और या फिर आपका 20 और 6 का रहता है, मतलब 20 पैराग्राफ 6 क्वेश्चन, जो कि 2021 और 22 में पेपर आया था। और जो इस बार सैंपल पेपर भी था वो भी कहीं ना कहीं 12-10 के फॉर्मेट में इन्होंने कंसोर्शियम ने दिया था। लेकिन यहाँ पे कंसोर्शियम ने एकदम ही मतलब वो करा कि भैया पेपर एकदम लंबा कर दिया। द पेपर इस सब सो आप कह सकते हो कि पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं, और कहीं ना कहीं जो पेपर है इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर जो चीज़ मैंने हमेशा कहता हूं अपने वीडियोस में, बार बार कहता हूं, रिपीट करता हूं कि फाउंडेशन की स्टडीज करो, स्टडी द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, आपका निकलेगा एग्जाम। अगर वो चीज़, वो फंडा आपने फॉलो करा तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी आसान है। हाँ लेंदी है कंपेयर टू लास्ट ईयर में, कहूंगा उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये पेपर जो है ये डुएबल पेपर है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि मैं कंपैरेटिवली क्रिटिसाइज करूं कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी या फिर ये चीज़ होनी चाहिए थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो डिफिकल्टी है पेपर की, वो मॉडरेट है बिकॉज ऑफ द लेंथ। हम लोग ये नहीं कहेंगे जो पेपर है इटसेल्फ वो कठिन है, उसके अंदर जो आप जैसे पैराग्राफ ले लो, आपका सेबी एक्ट में से इन्होंने पैराग्राफ पूछा, इन्होंने कहीं ना कहीं मान लो डॉक्ट्रीज में से भी क्वेश्चंस पूछे, इन्होंने हर तरफ से क्वेश्चन, मतलब जहां से भी आप सोच सकते हो वहां से हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आया है। तो इट इज क्वाइट अ गुड पेपर, बैलेंस्ड पेपर, उसको आप डाउट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ के जैसे मान लो कुछ पैराग्राफ है वो थोड़े से कठिन थे, उसको अभी हम लोग पैराग्राफ एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पेपर था वो मॉडरेट था, ईजी था, ईजियर एंड पे था, लास्ट ईयर के पेपर के कंपेरिजन में ईजियर था। और साथ ही मैं ये कहूंगा, जैसे जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई, जैसा मेरे को भी फीडबैक रिस्पॉन्स मिला, मैंने भी जब पेपर सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो आपका लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसके कंपैरिजन में ये लेंदियर था लेकिन ईजियर था। 2023 के पेपर में कुछ पैराग्राफ ऐसे आए थे जो कि कठिन थे, जिनको कि सॉल्व करना सही में, इनकम टैक्स एक्ट हो चाहे बाकी के आपकी चीज़ें हो, आपके आईपीआर से जुड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं कठिन था। लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे कहीं ना कहीं पेपर आया है। कुछ एक दो पैराग्राफ अगर मान लो आप नहीं भी कर पा रहे हो, तो अगर आपको बाकी पेपर आता है आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस के पैराग्राफ थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पैराग्राफ थे, उसके अंदर तो आंसर सीधे सीधे पैरा के अंदर से आ रहा है, तो हलवा भी कहीं ना कहीं पेपर उन सेंस में था भी। तो इस पेपर को काट मैं कहूँगा डुएबल है, काफ़ी अच्छा रहा है। और एक चीज़ और भी जो मैं आपको प्रेडिक्शन एक दूंगा कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस बार देखो यार हाई ये जाने वाली है, इसको आप डाउट मत करो। बिकॉज देखो समझ लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, या फिर उसने जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे और बाकी 2-3 सब्जेक्ट्स अगर अच्छे से पढ़े हैं, फाउंडेशन अच्छे से करा है, उस स्टूडेंट के लिए ये चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, अगर आप अच्छे से ग्रास्प करना जानते हो चीज़ों को कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आप कांस्टेंट प्रैक्टिस में अगर हो, ये पेपर आपके लिए कठिन नहीं होगा। तो जो मुझे ट्रेंड यहाँ पे समझ में आ रहा है वो ये है कि जैसे लास्ट ईयर या लास्ट ईयर में भी 90 से लेकर 95 हाईएस्ट यहाँ पे जाया करता था, इस बार हो सकता है पेपर में 100 तक स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कोर करे, क्वाइट अ गुड चांस 98 से लेकर 100 तक स्कोर करने का, देयर इज क्वाइट अ गुड चांस। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, एक स्टीप डिक्लाइन आएगा। जैसे मान लो कि AIR 1 का इतना स्कोर है, तो AIR 100 तक आते आते स्कोर आपका 80 से लेकर 75 तक गिरने का क्वाइट अच्छा चांस है, 85 तक भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि शुरुआत के जो स्टूडेंट्स हैं ना, टॉप 20 में कहूंगा, उधर में स्कोर काफी टफ होने वाला। तो जो PSU वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा स्टूडेंट्स की आपने अगर अपने जो क्वेश्चन है, अगर आपने 100 या उससे क्वेश्चन ऊपर अटेम्प्ट करे हैं, देन ओनली देयर इज अ गुड चांस कि आपका इस पेपर के अंदर PSU का एक शॉट बनता है। अगर उससे कम अटेम्प्ट करे हैं तो देयर इज क्वाइट अ गुड चांस कि टॉप 20 जो रैंक्स है ना, वहां पे डिफिकल्टी देखो आएगा। इट कुड बी दैट। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ देखिए 4-5 नंबर तो बढ़ सकता है कंपेयर टू लास्ट टाइम, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ये चीज़ देखने वाली है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब पेपर अटेम्प्ट करा
तो उस टाइम पे जो टाइम उनको लगा पेपर को सॉल्व करने में वो कितना था, जो कि एक फैक्टर बना कहीं ना कहीं उनका पेपर छूटने में। क्योंकि कई ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स भी थे जिनसे मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि आखिरी के 10 मिनट तक भी हम लोग पेपर सॉल्व कर ही रहे थे। तो ये अच्छे स्टूडेंट्स का जब ये थोड़ा सा फंडा है तो फिर आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इट इज़ क्वाइट अ बिग ट्रेंड कि पेपर लेंदी तो है, बस उसमें डाउट नहीं है, ईजी है लेकिन लेंदी है। तो इससे आपको एक चीज़ ये समझ में आती है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि कंसोर्शियम ने तो भाई देखो बहुत ही बड़ी गुगली यहाँ पे फेंकी विदाउट अ डाउट। कंसोर्शियम ने यहाँ पे वो काम करा है जो कि हम लोग जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ कंसोर्शियम करेगा, कि आपने सैम्पल पेपर में कुछ बताया और आपने जब रियल पेपर निकाला तो आपने कुछ और ही दे दिया, और ये थोड़ा सा नॉर्म से काफ़ी हट के था। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि हाँ कंसोर्शियम ने गलत करा या नहीं करना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं है। बस ये चीज़ है कि हाँ अगर आप पहली बार पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हो और आपके सामने 24 पैराग्राफ वाला पेपर आएगा तो एक तरफ झटका लगता है दिल में कि हाँ यार ये चीज़ की तैयारी हम कहीं ना कहीं करके नहीं आए थे। दिस वॉज बिट अनएक्सपेक्टेड। हाँ 20 पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स है वो कहीं ना कहीं अगर आप सॉल्व करें तो आपके लिए उतना यहाँ पे धक्का देने वाला नहीं होगा, लेकिन जो सैम्पल पेपर्स थे उससे विपरीत आने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज टू से कि पेपर कठिन था सर मुझसे हो नहीं पाएगा, ये तो नहीं है। फाउंडेशन अच्छा से पढ़ा है, अगर सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज है यार कर लोगे। पैराग्राफ जो है केसेस से इतना यहाँ पे जो है जुड़ाव नहीं था, केसेस आए हैं इवन यहाँ पे हाईकोर्ट के केसेस भी कंसोर्शियम ने पूछे 2-3, उसमें जैसे लेबर लॉ में पूछा। तो पॉइंट ये बनता है कि लेबर लॉ के जो ज़्यादातर केसेस होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वाले, वो आपके सुप्रीम कोर्ट तक जाते ही नहीं है फॉर द मोस्ट टाइम। तो हाईकोर्ट का पूछना कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगता है, और उसमें भी आपको क्वेश्चन उन्होंने पूछा है तो आपका पैराग्राफ में से क्वेश्चन या तो आंसर हो रहा है, या फिर आप अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट अच्छे से जानते हो आप यहाँ पे कर लोगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए मैं कहूँगा कि जो क्वेश्चन पेपर आपका रहा है उसको अगर हम लोग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसके आगे डिस्कस करेंगे तो आपको मैं पूरा क्लियर पिक्चर इसके आगे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो चीज़ मैं आपसे और ऐड करूँगा कि यार देखिए अब अगर आप तैयारी अब कर रहे हो, ठीक है, आपने 24 का पेपर दिया, मान लो आपका ठीक नहीं गया, या फिर मान लो आप अभी ये वीडियो देख रहे थे कहीं ना कहीं एनालिसिस के लिए और आप अगला तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ संभव लॉ में आइए, तैयारी करना अभी से शुरू करिए। बिकॉज जो कि पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड है कि 2024 में यहाँ पे 24/5 का पैराग्राफ का पैटर्न है, कहीं 20/6 का है, कहीं 12/10 का है। तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, तब जाके एक साल बाद आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो तैयारी अभी से शुरू करिए। हमारा कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है, इसके अंदर हम लोग आपको सारा का सारा जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होने हैं क्लैट पीजी के लिए वो पूरे पढ़ा रहे हैं, अलॉन्ग विद 50 मॉक पेपर्स एंड 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स। रीसेंट जितने आपके केस लॉज हैं वो सारे रहेंगे, 100 कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क समरीज भी रहेंगे, जाके आपके जो केस लॉज इंपॉर्टेंट वाले वो भी यहाँ पे हम लोगों ने क्लासीफाई करे, रीसेंट वाले भी हम लोग देंगे टिल द मंथ ऑफ नवंबर 2024। और ये जो आपका पूरा पैकेज है ये आपका केवल 6499 में अर्ली बर्ड ऑफर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपके स्टूडेंट्स एनरोल करना है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो स्टूडेंट्स हैं जो कि थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ाई चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं और हमारी टीम पर्सनली उनकी हेल्प करे, डाउट सॉल्विंग भी हो, प्रॉपर पढ़ाई हो, तो आप आइए हमारे कंप्लीट जो आपका चैंपियंस कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कोर्स है। इसके अंदर हम लोग आपको पूरी डाउट सॉल्विंग वाया रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। आप अपने डाउट्स हम लोग को रिटर्न में पूछिए, हम लोग की जो टीम है हमारे फैकल्टी की वो आपके डाउट्स पूरे सॉल्व करेंगे। नहीं सॉल्व होते हैं फिर हम लोग आपको दोबारा उस चीज़ को बताएंगे, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूरे आपकी हेल्प की जाएगी, अलॉन्ग विद कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल, वीडियो लेक्चर्स, पूरे मॉक पेपर्स, आपकी जितने केस लॉ समरीज हैं सब कुछ, अमेंडमेंट्स वगैरह सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करके आपको पूरा एक साल हम लोग बढ़िया से पढ़ाएंगे केवल 8499 में। अर्ली बर्ड प्राइस यहाँ पे सीधे दिया हुआ है। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स प्लीज आइए, प्लीज एनरोल करिए, हमारे साथ जुड़िए और कहीं ना कहीं जो पूरा जर्नी है इसके साथ हमारा आगे बढ़िए। अब चलिए इसके आगे हम लोग अगर पैरा वाइज यहाँ पे पेपर को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो आपका पैराग्राफ आया था वो आपका जूरिस्प्रूडेंस का आया था, मोरालिटी और लीगलिटी वाला, जिसमें कि ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस थे ना वो आपके सारे के सारे पैराग्राफ के अंदर से ही आंसर हो रहे थे एंड इट वाज क्वाइट अ इजी पैराग्राफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको यहाँ पे आप 5 में से 4 क्वेश्चन तो आराम से कर लेते, तो ये कोई डिफिकल्ट यहाँ पे था नहीं पैरा। दूसरा जो आपका पैराग्राफ था वो आपका एचएलए हार्ट का था, लीगल पॉजिटिविज्म। एक क्वेश्चन छोड़ दो यहाँ पे, बाकी जो पूरा पैराग्राफ था इट वाज क्वाइट इजी, उसमें आपको ज़रा दिक्कत नहीं होगी उसको करने में। फिर जो आपको पैरा नंबर 3 है यहाँ पे वो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, और इसके अंदर अगर मान लो आपने एक्ट को पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इट इज़ क्वाइट ईजी टू अटेम्प्ट,
इसको आप कहीं ना कहीं ईजी भी कहोगे, थोड़ा सा मॉडरेट भी कहोगे, बीच की कैटेगरी में कहीं ना कहीं ये पैरा मेरे हिसाब से आता है। इसके बाद जो चौथा पैरा है दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें कि कौशल किशोर का जो लैंडमार्क केस था इस बार वो आया। इसमें 50% क्वेश्चन ऐसे आप कहीं ना कहीं कह सकते हो जो कि आपका आंसर हो जाएंगे कौशल किशोर वाले उससे पैराग्राफ में से, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, वो आपका पैराग्राफ में से आंसर होगा, बाकी चीज़ें होंगी वो अगर आप देख रहे हो तो क्वाइट हो जाएगा। बाकी जो आपका पूरा कह सकते हो कि जो पैराग्राफ है दैट इज ईजियर एंड पे, ईजी है, कठिन नहीं है, ईजी है। इसके बाद जो आपका पैराग्राफ नंबर 5 है वो भी आपका टॉर्ट लॉ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पैराग्राफ कहीं ना कहीं दिया गया सविता गर्ग वाले उसका, इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये ना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पैराग्राफ हमारे हिसाब से दिया है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर से ज़्यादा चीज़ें आप अगर पढ़ोगे तो आपको नहीं लगेंगी, और अगर आप मान लो टॉट के अंदर नेग्लिजेंस उससे जुड़े हुए जो आपके केसेस हैं अगर आप उसको अच्छे से जानते हो ना, आप इस पैराग्राफ को भी आराम से कर सकते हो। इट इज जस्ट अबाउट की फाउंडेशन मैंने कितने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं इसके अगले वाले पैराग्राफ की, तो ये पैरा नंबर 6 है आपका, वो कहीं ना कि इंटरनेशनल लॉ का काफ़ी टफ यहाँ पे मैं कहूँगा पैराग्राफ था। ये थोड़ा सा इजी नहीं था बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना दीज आर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, और यहाँ पे हाइपोथेटिकल्स में जा के लेंदी क्वेश्चंस को करा गया है। तो बाय मेयरली रीडिंग द पैराग्राफ कहीं ना कहीं जो चीज़ है म्यांमार, जो गाम्बिया से म्यांमार जजमेंट आपका आया है कहीं ना कहीं, उसमें मैं कहूँगा कि कठिन मतलब कठिन पैराग्राफ है, इसको आप आसान नहीं समझ सकते हो। अगर इस पैराग्राफ के अंदर आपके ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, 1 या 2 ही सही हो रहा है, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होना, पैराग्राफ सही में कठिन है। इसके बाद पैरा नंबर 7 पे अगर आप आते हो तो वो आपका इंटरनेशनल लॉ का पैराग्राफ है, जिसके अंदर आप एक ये कह सकते हो कि अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे इंटरनेशनल आपके यूनाइटेड नेशंस के उन सबके, अगर आपको अच्छी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है उसकी, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि पैराग्राफ में से यहाँ पे आंसर हो रहे थे, तो समवट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेयर एक्ट अगर आप कह सकते हो वो आपको थी, जो आपकी यूनाइटेड नेशन चार्टर वाली बेयर एक्ट है उसकी है, आप इसको कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा नहीं तो कठिन ये क्वेश्चन भी, ये पैराग्राफ भी पड़ेगा, थोड़ा सा इतना आसान नहीं है। उसके बाद जो पैरा नंबर 8 है आपका प्रज्ञेश कुमार वाला इन्वायरमेंट लॉ का, इसके अंदर केवल थ्योरी और केस लॉज जो थे वो आए थे यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो आपने अगर केस को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने केस को अच्छे से पढ़ा है, आपको ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट लॉ की थ्योरी का अच्छा आइडिया है, ये क्वेश्चन भी कर पाना कहीं ना कहीं पॉसिबल था, इतना मतलब वो नहीं था, इजियर एंड पे ही कहीं ना कहीं मैं इसको कहूँगा होगा आपका ये पैरा। इसके बाद जो आपका अगला पैराग्राफ है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसमें कि लॉ ऑफ जो आपका विल होता है किस तरीके से किया जाता है क्या होता है, उसके अंदर भी अगर आपको एक जनरल नॉलेज है यहाँ पे टीपीए की या बाकी चीज़ों की, आप इसको आंसर कर सकते हो। पैराग्राफ जो था वो काफ़ी जो है कहीं मैं कहूँगा कि बेसिकली मीडियम लेवल का है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। अगर आपको टीपीए आता है, अगर आपने वो चीज़ पढ़ रखी, यू कैन डू इट। ऑल जो फंडा है पूरा का पूरा वो आपका इस चीज़ से मैटर करता है कि आपने फाउंडेशनल कितने अच्छे से पढ़ा है, और साथ में जो पैरा नंबर 9 है उसके अंदर भी अगर आप देख रहे हो आंसर्स तो 2 आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको जो पैरा नंबर 10 है वो आपका है मॉर्गेज का, इसके अंदर भी जो टीपीए है उसके अंदर से पैराग्राफ में से चलो क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे, और जो क्वेश्चन है उसका लेवल कहीं ना कहीं अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, यह आप नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कठिन है कहीं ना कहीं, दैट इज़ वन थिंग। और इसको कहोगे क्वाइट टफ है, इतना आसान तो नहीं है ये पैराग्राफ भी मॉर्गेज का। इसके अंदर मैं कहूँगा इसके एक डिटेल जो वीडियो है जहाँ पे पूरा हम लोग एक पूरा जो आपका पेपर होता है जिसको डिस्कस करते हुए हमारी फैकल्टी पूरा आएगी, पूरा डिस्कस करेगी, तो उसकी आप टेंशन मत लो। ये वीडियो हम लोग कल यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जैसे ही एक बार हम लोग को फाइनल आंसर की भी मिल जाती है, पूरा हम लोग डिस्कशन इस चीज़ से भी करेंगे। मैं अभी आपको केवल एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पे देने की यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। फिर पैरा नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लार्जली बेसिक पैराग्राफ है, एक कृपया केस पे। तो अगर आपने ये वाला केस अच्छे से पढ़ के रखा है, ठीक है, तो आप इस केस के हिसाब से और बाकी आपकी जो जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इसको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी कुछ मैं अगर कहूँगा तो डायरेक्टली पैराग्राफ के अंदर से भी आए हैं, 1-2 क्वेश्चंस ये हैं कहीं ना कहीं मीडियम डिफिकल्टी का पैराग्राफ में इसको कहूँगा कि आपका है। फिर आपको जो पैरा नंबर 12 है वो है आपका प्रॉमिसरी एस्टॉपल के ऊपर, ठीक है। इसमें भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि पैराग्राफ के अंदर से आपके आंसर होंगे। क्वाइट टफ, मैं टफ कहूँगा पैराग्राफ को, आसान तो ये नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा मान लो कम आंसर कर पा रहे हो, वो कर पा रहे हो, तो उसको लेकर परेशान मत होना। बाकी ये चीज़ है कि हाँ, ये जो पूरा पेपर है अभी हम लोगों ने आधा डिस्कस कर लिया, ये ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई करी है, फाउंडेशन उसकी अच्छी है, तो देयर इज अ क्वाइट अ गुड चांस कि अगर सॉल्व कर पाया होगा तो वो अच्छा स्कोर तो करेगा ही करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ नंबर 13 है वो आपका इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पे केवल एक आपका क्वेश्चन वो 61 था जो कि आप डायरेक्टली पैराग्राफ के अंदर से कहीं ना कहीं आंसर कर सकते थे। लेकिन ये जो पूरा पैराग्राफ है
दिस इज़ क्वाइट टफ, इसको हम नहीं डाउट कर सकते। इसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस थे वो आपके नॉलेज के ऊपर बेस हैं, काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी स्पेसिफिक जा जाके इन्होंने पूछा है। तो इट इज़ क्वाइट, मतलब मैं कहूँगा डिफिकल्ट एंड पे ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 30 विदाउट डाउट। फिर पैरा नंबर 14 पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है, जहाँ पे केवल एक क्वेश्चन जो था पैराग्राफ में से था, बाकी आपके जितने थे वो आपके नॉलेज बेस, पूरी तरीके से नॉलेज बेस यहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो ये आपका पैराग्राफ भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मीडियम, मैं कहूँगा जितना मैं पेपर, हाँ मीडियम में, मैं कहूँगा मीडियम में ये आपका पेपर आएगा इसके हिसाब से। उसके बाद जो आपका पैरा नंबर 15 है, ये आपका स्पेसिफिक लीफ एक्ट का यहाँ पे पैराग्राफ है। अब ये जो स्पेसिफिक लीफ एक्ट वाला ये पैराग्राफ है ना, इसको अगर आप आंसर करना चाहते हो, यू नीड अ वेरी गुड एंड डीप नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट। ये आप ऐसे कह ही नहीं सकते हो कि मैंने नॉर्मल पढ़ लिया ऊपर ऊपर से मेरा काम यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए। लेकिन अगर पढ़ा है आपने सारे, अगर पढ़ा है तो आपके लिए ऑन द ईजियर एंड होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आपको एसआरए यहाँ पे पता होना जरूरी है स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है। उसके बाद जो आप पैरा नंबर 16 की बात करते हो, वो मुस्लिमों से जुड़ा हुआ यहाँ पे पैराग्राफ है, जिसमें भी मैं कहूँगा क्वेश्चंस यहाँ पे मीडियम थे। आपका कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पैराग्राफ में से आंसर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो पेपर यहाँ पे कोशिश की है कंसोर्शियम में बनाने की, उसमें देखिए पता है किया क्या है इन्होंने, हर जो आपका लॉ है, बिकॉज जो इसके पहले भी मैं पर्सनल जो मेरी कंप्लेन रही है कंसोर्शियम से वो ये रही है कि इन्होंने लॉज को छोड़ा। जैसे पिछली बार कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी आपका फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड ही नहीं किया गया था पेपर के अंदर। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि यार ये सब्जेक्ट्स काफ़ी मेजर सब्जेक्ट्स है, क्यों नहीं इंक्लूड यहाँ पे दिया गया, वो किया गया। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे इनकम टैक्स और आईपीआर वगैरह को डाला गया था, उस चीज़ को पूरी तरीके से पलट दिया कंसोर्शियम ने। तो पेपर की खूबसूरती, सुंदरता कहीं ना कहीं बढ़ाई कंसोर्शियम। दैट इज आई एम क्वाइट हैप्पी कि यहाँ पे सारे के सारे जो लॉज है ना वो यहाँ पे पूछे गए हैं। सो फॉर अ स्टूडेंट जिसने की पढ़ाई फाउंडेशन की अच्छे से करी है, उसके लिए पेपर डुएबल है, काफ़ी अच्छा पेपर है, लेंदी है विदाउट अ डाउट। इसके अलावा पैरा 17 की भी अगर हम लोग बात करते हैं, क्वालिटी का यहाँ पे था, यहाँ पे सीधे सीधे हिंदू मैनेज एक्ट का इजीली यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड, यहाँ पे इजी बेसिकली है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से आंसर यहाँ पे कर सकते हो, कैसी दिक्कत है नहीं। अगर आपने एचएमए और ये क्वालिटी का जो पूरा पोर्शन है कायदे से आप पढ़ के चल रहे हो, आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो पैरा नंबर 18 है, कहीं ना कहीं उसके अंदर टफ मैं कहूँगा कैटेगरी में आता है। अगर आप देखो भी, हाँ थोड़ा टफ तो है ये मैं कहूँगा। और इसके अंदर यहाँ पे जो कंपनी लॉ की यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको है ठीक ठाक आप इसको कर सकते हो। टफ ये होने वाला है, एक या दो ही आंसर जो कि आप हो सकता है। बाकी अगर हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि मान लो आप आईपीसी की बात कर रहे हो, सीआरपीसी की बात कर रहे हो, जिस पर अभी हम लोग आए नहीं है, अगर इसके आगे हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं उनका भी, तो फिर से देखिए कंपनी लॉ का पैराग्राफ है, मीडियम पैराग्राफ है, पैराग्राफ बेस यहाँ पे नहीं है। आपको केस लॉ की स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए और कंपनी लॉ की भी जो नॉलेज है वो रिक्वायर्ड है। तो कंपनी लॉ की अच्छी यहाँ पे पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला भी था, बार बार बोला था कि प्लीज़ कंपनी लॉ को अच्छे से करिएगा। कहीं ना कहीं कंपनी लॉ का देखिए पैराग्राफ यहाँ पे 2 इन्होंने दिए हैं। उसके अलावा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ मैंने कहा था वो आया है आपका साफ साफ। एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने कहा ही था। इनकम टैक्स एक्ट का थोड़ा सा मेरे को नहीं था, आएगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो थोड़ा सा सरप्राइज था मेरे लिए यहाँ पे। इसके बाद आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो 2 पैराग्राफ है ये वाले, वो भी आपका कहीं ना कहीं डुएबल है। टीपीए भी मैंने कहा ही था आएगा, ये भी आपको डुएबल है। उसके बाद इन्वायरमेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा कठिन यहाँ पे दिया है, नो डाउट। इसके अलावा आपका अगर कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज क्वाइट इजी, और लेबर लॉ भी कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल था कि हाँ आने का चांस है। और आपका कहीं ना कहीं टॉट्स भी आप कह सकते हो कि मिला जुला के जो इन्होंने दिया है और ना ईजियर साइड यहाँ पे है। अब इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा सा पेपर के डिस्कशन और भी कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे सीआरपीसी जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको अगर मीडियम नॉलेज है क्वेश्चंस की, ठीक है, मीडियम यहाँ पे बेसिकली समझ लो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी थोड़ी सी मीडियम है। अगर आपको ठीक से ये आता है आप इसको कर सकते हो। पॉइंट इज दैट कि आपने अगर लेक्चर्स जो हम लोग ने दिए थे, अगर आपने फॉलो किए थे, अगर आप कोर्स में एनरोल थे, उससे भी आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे हेल्प मिल जाती। काफ़ी जो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं मेजॉरिटी हम लोग ने लेक्चर्स में कवर किए थे। और साथ में जो आपका कंपनी लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी जो आप एक इन्फ्रेंस लेने के लिए भी क्वेश्चंस का अगर आप बात करोगे ना, लेक्चर्स में कहने की कवर हमने किया था। तो अगर आप एनरोल थे, फिर अगर आपने वैसे भी पढ़ाई अगर अच्छे से करी है ना, जो टॉपिक्स हम लोगों ने बताए थे वो आपने करे हैं, दिस पेपर इज क्वाइट डुएबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आईपीसी की भी बात करते हैं तो उसके अंदर सेक्शंस जो थे आपके, जो क्वेश्चंस थे बेसिकली वो आपके सेक्शन बेसिक पैराग्राफ में से, ये 22-21वें पैराग्राफ का आंसर कहीं ना कहीं नहीं है। इसका जो पीडीएफ है ना, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे चले जाइएगा संभव लॉ के, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। हो सकता है आपका जो सेट है वो आपका डिफरेंट हो, तो वो एक हो सकता है। इसके बाद जो आपका 22वां पैराग्राफ है एविडेंस एक्ट का, वो भी कहीं ना कहीं मीडियम लेवल पे है। सेक्शन बेस्ड नॉलेज आपको अच्छी नहीं चाहिए। मतलब तीनों ही आपके जो पैराग्राफ है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के 3 पैराग्राफ इन्होंने क्रिमिनल लॉ के प्रॉपर दिए हैं। सबके सभी अगर आपको फाउंडेशन अच्छे से आता है, यू कैन डू इट प्रीटी इजीली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्वाइट अ गुड बैलेंस पेपर मैं कहूंगा मेरे हिसाब से। इसके बाद पैरा नंबर 23 आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है। ये आपका
10th शेड्यूल का, और जो आपको सुभाष देसाई वाला केस है ना, उसकी एक अच्छी नॉलेज कमांड यहाँ पे कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अगर आप पढ़ के गए हो ना स्टूडेंट्स, तो आप कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। और अगर थोड़ा सा नहीं भी आता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये बनता है टफ है, मैं इसको डाउट नहीं करूँगा, टफ ये है। उसके बाद यहाँ पे जो आखिरी आपका है वो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है कहीं ना कहीं वो भी आपका कहीं ना कहीं फिर से टेस्ट, दिल्ली वाला जो आपका पैराग्राफ है वो आपका कहीं ना कहीं ये वाला है। इसके अंदर भी आप ये कह सकते हो कि हाँ आंसर करना पॉसिबल है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे। पैराग्राफ के अंदर से भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मिल जाएंगी, बाकी आपको वैसे आपको आंसर करना पड़ेगा। बट अगर आपने लैंडमार्क केसेस को सही से पढ़ा है तो ये जो 3 आपके पैसेज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला 23वां पैराग्राफ जो आपका कौशल किशोर वाला है, और जो ये वाला है, ये तीनों तो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी के जो पैराग्राफ है उनको आप ये कह सकते हो कि फाउंडेशनल नॉलेज होने की वजह से यू कैन क्वाइट इजीली डू इट। और अगर मान लो आपने स्पेसिफिकली लेबर लॉ, टॉर्ट्स को, टीपीए को अच्छे से करा है, इट इज़ क्वाइट डूएबल। कंपनी लॉ इज समथिंग जो कि डिफिकल्ट है। जो इंटरनेशनल लॉ आया है वो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट एंड पे है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ईजियर एंड पे आया था पेपर के अंदर। तो क्वाइट अ गुड पेपर, क्वाइट अ बैलेंस पेपर। जो एक्सपेक्टेशंस थी थोड़े हद तक हाँ डिविएट हुआ है एक्सपेक्टेशन से, नो डाउट, लेकिन हाँ अच्छा पेपर इन्होंने दिया है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द पेपर, दैट इज व्हाट आई विल से अबाउट इट। बाकी इस पेपर का एक बहुत ही डिटेल्ड हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बाकी सारी बात करेंगे, वो वीडियो आपको कल यार मिल जाएगी। प्लीज हमारे मतलब फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही में जो सर्वे हमारा है उसको जरूर भरना, ताकि हम लोग जो आपकी कट ऑफ है ना, कट ऑफ आपको हम लोग अच्छे से प्रिडिक्ट करके प्लीज बता पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट यार आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए भी। और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको पूछना है, कमेंट्स नीचे जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मुझसे पूछिए, मुझे काफी बढ़िया लगेगा, काफी अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।